जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 10 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट के मेरे भाई जीके के सारे सवाल को करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई, किस राज्य ने गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पाँचवें दिन भारी वर्षा के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? ये राज्य जो हो जाएगा मेरे भाई उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य जो है मेरे भाई गंगा डेल्टा और तटीय मैदान के कारण क्या होता है, जुलाई और अगस्त के महीने में हर तीसरे या पाँचवें दिन क्या होता है, यहाँ पर भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होता है। अब अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ये भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और पूछे कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है मेरा भाई, तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मेरा भाई क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त की? देखो RRR को मेरे भाई जो है मेरे भाई ये 2023 में इसको क्या मिला था मेरे भाई, आपको पता होगा, ऑस्कर मिला था, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड मिला था। कब मिला था मेरे भाई? 2023 में मिला था। इसके एक गाना था मेरे भाई, आपको पता होगा, नाटू नाटू, ठीक है। और इसके जो मेरे भाई संगीतकार थे M किरवानी थे। कौन थे मेरे भाई? M किरवानी थे। और M किरवानी को क्या मिला मेरे भाई? ऑस्कर पुरस्कार मिला RRR के गाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे मेरे भाई उस टाइम, और हो सकते हैं तो आगे बने। तो यहाँ से रिलेट कीजिएगा। सबसे पहले RRR के मेरे भाई सबसे पहले एक्टर अगर आप फिल्म देखो तो आपको पता होगा कि इसके एक्टर कौन है। तो इसमें 2 हीरो थे। एक था आप लोगों को पता होगा रामचरण, और दूसरा जो था मेरे भाई जूनियर NTR। ये 2 हीरो थे इसके अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसके, आप लोगों को पूछे मेरे भाई कि इसके डायरेक्टर यानी कि निर्देशक कौन था मेरे भाई RRR के मूवी के, तो इसके निर्देशक जो हो जाएंगे मेरे भाई RRR के मूवी के, वो हो जाएंगे मेरे भाई कौन? एस राजमौली। तो एस राजमौली जो थे मेरे भाई RRR यानी कि RRR के मेरे भाई क्या थे मेरे भाई? निर्देशक थे। एक्टर आपको पता हो चुका है। और इसके जो गाना था जिसके लिए अवार्ड मिला था नाटू नाटू, वो भी आपको पता हो चुका है। कब मिला था? 2023 में मिला था। अब इतना याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर देखो मेरे भाई, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, नागर विमान महानिर्देशालय। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 4 नंबर सवाल कह रहा है क्या मेरे भाई, प्रोयोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिका में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव का तरल भाग डैश है? तो वो जो कोशिका भाग का जो तरल भाग है मेरे भाई वो क्या है? हाइलोप्लाज्म है, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों के कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग जो होता है वो कौन होता है? हाइलोप्लाज्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो अशोक के अभिलेख में टोटल 33 शिलालेख मेरे भाई क्या है? शामिल है। और उसमें से एक फेमस आप लोगों को शिलालेख पता होगा मेरे भाई, कलिंग का जो शिलालेख था, कलिंग के युद्ध का शिलालेख, वो बहुत ही फेमस था। क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक जो था मेरे भाई कलिंग युद्ध के बाद क्या कर दिया था मेरे भाई, वो पूरा एकदम सुधर गया था, मार काट इन सब से दूर होके, और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने क्या? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से आप रिलेट कीजिएगा, अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, जो शिलालेख थे या अभिलेख थे, वो 33 अभिलेख में कितने शिलालेख थे? तो 33 शिलालेख थे। और सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख है वो कौन पढ़ा था सबसे पहले? तो ये पढ़ा था मेरे भाई कौन? जेम्स प्रिंसेप जो था मेरे भाई, ये अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था अगर आपसे पूछे तो 1837 में। ये सबसे पहले एक अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, वही अशोक के शिलालेख का खोज किया या बोलो या सबसे पहले पढ़ा 1837 में। आप याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन रिलेट कीजिएगा मेरा भाई, ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ। इनके जो
शिलालेख थे, अभिषेक के जो शिलालेख थे वो किन किन भाषा में था मेरे भाई, किन किन भाषा में, ये पूछा जाता है आपसे, तो ये किन किन भाषा में आप लोगों को देखने को मिला था। तो ये मेरे भाई प्राकृत भाषा में था, यूनानी भाषा में भी था, और एक और भाषा मेरे भाई अरामाइक भाषा में। और इनकी जो लिपि थी, ये पूछा जाता है कि किस लिपि में लिखा हुआ था, तो इसमें मेरे भाई ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, और एक खरोष्टी, ठीक है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था अशोक के अभिलेख या शिलालेख, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई, कौन कौन से संगठन संयुक्त पार्सल उत्पादक के विकास में शामिल है, जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था। ये है मेरे भाई भारतीय रेलवे और भारतीय डाक जो है मेरे भाई, ये संयुक्त पार्सल उत्पाद यानी ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट JPP बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, के विकास में शामिल थे, जिसे 2022 के दौरान क्या किया गया था मेरे भाई, शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था। ये किया था मेरे भाई सिंगापुर में। तो आज़ाद हिंद फौज की जो पुनर्गठित किया था, कौन किया था, वो किया था सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से एक क्वेश्चन, कब किया था पुनर्गठित, ये आपसे पूछे मेरे भाई, तो ये हुआ था मेरे भाई 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस क्या किया था मेरे भाई, इनको पुनर्गठित किए थे, ठीक है, किसको, आज़ाद हिंद फौज को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, और 8 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। ये हो जाएगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व। अब आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो हो जाएगा किस राज्य का होगा, तो सबसे अधिक जो हो जाएगा मेरे भाई बिहार का है। सबसे अधिक किसका है मेरे भाई, बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सबसे कम पूछे, तो सबसे कम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ AP, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है मेरे भाई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं, जबकि हम लोग बिहार की बात करें तो 1106 व्यक्ति जो रहते हैं पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी होते हैं ना व्यक्ति, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर के रेंज में 1106 व्यक्ति बिहार के अंदर रहते हैं, जबकि 1 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा बिहार का, और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और रिलेट कीजिएगा, बताइए आप लोग कमेंट करके कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है मेरे भाई, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बार ये रिपीट करवाया हूँ मैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो थे मेरे भाई, यही जो थे, इनको क्या किया था, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के जो प्रधान सलाहकार है वो नियुक्त किया था। किसको किया था, सौम्या स्वामीनाथन को किया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय किनके पास है मेरे भाई, अमित शाह के पास है। किनके पास, अमित शाह भी हम लोग का क्या है मेरे भाई, होम मिनिस्टर है, भारत के होम मिनिस्टर वर्तमान में, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, JP नड्डा। कौन है मेरे भाई, JP नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा जो है अभी वर्तमान में भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ही हैं, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। ये किया गया था मेरे भाई 2008 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ था वो 2008 से किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 11 नंबर, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल रही रोलिंग प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो आपको पता होगा मेरे भाई कि क्या हुआ था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चल ही रहा था, उसी समय क्या हुआ था कि जनता पार्टी का सरकार आ गया था। मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर भी किया था। तो जनता पार्टी का सरकार आ गया था, और जनता पार्टी का सरकार आया तो वो क्या किए कि योजना जो आयोग हम लोग का था उसको बंद करके, और वो क्या किए, रोलिंग प्लान चालू किए थे, आपको पता होगा। तो यही पूछ रहे हैं कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच चल रही योजनाओं में, ठीक है, रोलिंग प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो ये था कि आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना, ये इनका मेन मोटिव था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है मणिपुर के किस नृत्य और गायन के रूप में 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रतिनिधित्व सूची में अंकित किया गया था? ये किया गया था मेरे भाई संकीर्तन को। और बहुत बार पूछ भी लिया जाता है आपसे मेरे भाई कि संकीर्तन जो है मेरे भाई किस स्टेट का मेरे भाई क्या है नृत्य है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा नृत्य और गायन रूप दोनों है संकीर्तन, ठीक है। तो कहाँ का है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मणिपुर को संकीर्तन को 2013 में क्या किया गया? यूनेस्को के विश्व विरासत में क्या किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब देखिए कि आपको पता होगा कि यूनेस्को एक साइट है, आपको पता होगा जिसमें कि जितने भी पुरातात्विक चीज़ जो होते हैं या जो भी फेमस चीज़ होते हैं उसको क्या करते हैं वो अपने साइट के अंदर ऐड करते जाते हैं। तो आपको पता होगा मेरे भाई यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का मैं फुल फॉर्म पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, आपको पता है। और इसका अगर आपसे हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर जो हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, यूनेस्को का। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा भारत के कितने साइट यूनेस्को के साइट में शामिल है मेरे भाई? तो 44 जो है मेरे भाई, भारत के 44 साइट है जो यूनेस्को के क्या है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें 36 जो है मेरे भाई 36 जो है सांस्कृतिक, जो अभी हम बात करें सांस्कृतिक है, जबकि मेरे भाई 7 जो है नेचुरल, 7 प्राकृतिक है, और एक जो हो जाएगा मिश्रित जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है मेरे भाई, आप याद रखिएगा। तो टोटल 44 जो है मेरे भाई ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था और इतना चीज़ आप याद रखेगा। जबकि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा रासलीला, रासलीला आप देखना किस स्टेट का, अगर आपसे मैं पूछूंगा ये किस स्टेट का लोक नृत्य है मेरा भाई, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है मेरा भाई मणिपुर का है। अब शौक लगा होगा थोड़ा दिमाग में आप लोग को कि मणिपुर का कैसे हो सकता है सर, मैंने तो इसे उत्तर प्रदेश का पढ़ा है। नहीं मेरा भाई ये उत्तर प्रदेश का तो है ही, रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है और मणिपुर दोनों स्टेट में होता है। अगर आपके ऑप्शन में बाई चांस कभी उत्तर प्रदेश न रहे और मणिपुर है तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, एकदम मणिपुर हो तो मणिपुर पर टिक लगा के आना। या तो आपको दोनों ऑप्शन देगा तो ए और बी कर देगा कि दोनों सही है, या तो कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा रासलीला अगर आप लोग से पूछे तो, ठीक है। तो रासलीला दोनों स्टेट में होता है, मणिपुर में भी और यूपी में भी होता है। जबकि आपको देख रहे हैं यहाँ पर झांझ जो है एक, मतलब झांझ आपको पता होगा कि गाना वाना गाते तो बजाते हैं, ठीक है, एक वाद्य यंत्र है। मैं भी जो है यहाँ पर मैं भी वहाँ के मणिपुर की ही एक नृत्य है, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, भारत की में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 25 में बताया गया, 25 से 28 तक बताया गया धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन 25 में बताया गया, आर्टिकल 25 में जो बताया गया मेरे भाई, ये आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा हम लोग कर सकते हैं, आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, 26 दिख रहा होगा, 27 दिख रहा होगा, 28 दिख रहा होगा, ये सबके सब धर्म से ही रिलेटेड है। और मैं आपको क्लियर करके भी बताता हूँ। सबसे पहले 27 बताता हूँ। 27 में क्या बताया गया? किसी धर्म के प्रचारों के लिए, ठीक है, कर का भुगतान की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी कर टैक्स जो होता है उसके भुगतान की हमको क्या है स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या 27 में बताया गया, ठीक है, कि जो भी मंदिर मस्जिद हो गए उनके धर्म या प्रचार कर रहे हैं उनके करों के भुगतान के हमको क्या होगा स्वतंत्रता होगा। उसके बाद आर्टिकल 26 देख रहे हो, आर्टिकल 26 में बताया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें क्या बताया गया? धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 28 के अंदर बताया गया जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, पूजा की उपस्थिति, धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। ये सब आर्टिकल 28 के अंदर बताया गया, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय में एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो ये 10 स्कोर मिलता है, आप लोग याद रखिएगा तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 1966 से और 69 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो ये था मेरे भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य हम लोग रखे थे कि इसमें थोड़ा अच्छा काम करना है, ठीक है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, आप लोग को बता दूं वैसा इसमें हुआ नहीं था, ठीक है। और उसी के कारण क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में
तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है हम लोग का विफल हो गया, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाया, और उसी के कारण मेरे भाई क्या लाया गया, योजना अवकाश लाया गया, जो कि मैं बताया था आप लोगों को। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का एक वार्षिक क्या चला था, पंचवर्षीय योजना चला था, जिसको योजना अवकाश बोलते हैं, एक वर्ष का वार्षिक पंचवर्षीय योजना। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण ही हुआ था। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता हुई थी कैसे, ये चीज़ आप समझिए। आपको पता होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर और 66 के बीच में चला था, आपको पता होगा। इसमें जो था मेरे भाई सरकार का जो उद्देश्य था ना, इसमें था कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है और औद्योगिक उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना, इनका ये लक्ष्य था। लेकिन इसमें होता क्या है मेरे भाई कि 1962 में क्या होता है, इंडिया वर्सेस क्या हो जाता है, चाइना युद्ध हो जाता है, ठीक है, चाइना युद्ध हो जाता है, और ये युद्ध से उभरते नहीं है, ठीक है, इंडिया। वैसे ही फिर एक और युद्ध हो जाता है 1965 में मेरे भाई, किसके साथ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं। ये 2 युद्ध होता है, उसके साथ साथ भारत के अंदर सुखाड़ भी पड़ जाता है। अब इतना चीज़ होने के बाद भारत का जो उद्देश्य रहता है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, वो सारा का सारा यहीं पर विफल हो जाता है। एक युद्ध होने के बाद बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं भाई, ये नॉर्मल नहीं है। युद्ध होने के बाद सोचते हो कि मज़े आ रहे भाई, बहुत पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया था कि भारत का स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, इसलिए वो क्या कि अभी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया जाता है और 3 वर्ष का क्या किया जाता है मेरे भाई, ये जिसको योजना अवकाश बोलते हैं, वार्षिक लाया जाता है 1966 से लेकर 69 तक। इन 3 वर्षों में वार्षिक जो पंचवर्षीय योजना आता है उसमें उनका लक्ष्य रहता है मेरे भाई कि अभी हम लोग को सही होना है, बस जो भी क्षति हुआ है हम लोग का उसको पूरा करना है। और फिर क्या करते हैं मेरे भाई, 1969 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, कौन सी मेरे भाई, चौथी आती है, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 1969 से लेकर 74 के बीच में, आप लोग को पता होगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू हैं। देखो आंगिक है, आहार्य है, वाचिक है और सात्विक है। तो ये 4 पहलू किस नृत्य के अंदर है, और नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त है। ये है मेरा भाई कथकली के अंदर। आपको पता है कथकली के 4 पहलू, आंगिक, आहार, वाचिक, सात्विक। आपको पता होगा कि कथकली के अंदर आपको पता होगा कि ये नृत्य जो होता है इनमें हाव भाव दिखाया जाता है, ड्रेसिंग सेंस दिखाया जाता है इसमें। उसके अलावा मेरे भाई ये जो सॉन्ग होता है उसको मुंह चलाते हैं, तो ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाता है। बहुत ही फेमस डांस है मेरे भाई कथकली। ये कथकली जो डांस जो है मेरे भाई, ये मेनली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, आप लोग को पता होगा केरल में इसका उत्पत्ति होता है कथकली का। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ है, यहाँ पर मणिपुरी नाम से ही पता चला है मणिपुर का होगा। भरतनाट्यम जो होगा मेरे भाई कहाँ का, तमिलनाडु का हो जाएगा। और कथक जो हो जाएगा मेरे भाई कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल 17 नंबर मेरे भाई करा है कि लोह मिश्र धातु की समान गोल आकार की 2 ठोस गेंद एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। यदि गेंद की सामग्री घनत्व इतना और त्रिज्या इतना है तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.667 n हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मेरा भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल को चलते हैं 18 नंबर। उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है। ये तमिलनाडु में मेरे भाई किसान लोग मनाते हैं, उझावर थिरुनल त्यौहार होता है वहाँ का। उसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा, पोंगल। क्या मेरे भाई, पोंगल। तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है मेरे भाई, तो पोंगल मनाया जाता है मेरे भाई कहाँ पे, तमिलनाडु में ही पोंगल मनाया जाता है। उसके बाद केरल में क्या मनाया जाता है मेरे भाई, ओनम। क्या मेरे भाई, ओनम केरल में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई संवर्ती सूची। देखो सूची जो वर्ड है मेरे भाई, ये 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में मेरे भाई सूची के बारे में बताया गया है। तो सूची कितने होते हैं, 3 प्रकार के सूची होते हैं हम लोग का, ठीक है। एक तो हो जाएगा मेरा भाई क्या चीज़, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। ये 3 प्रकार के सूची होते हैं। एक अवशिष्ट सूची अलग होता है जिसमें कि अगर इन जो विषय का चर्चा इसमें नहीं किया गया तीनों में, उसको क्या कर दिया जाता है, अवशिष्ट सूची के अंदर में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो 3 सूची है। तो देखो इस पे संघ सूची में क्या होता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है कि केंद्र ही इस पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है संघ सूची में। राज्य सूची में क्या होता है, अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस पर राज्य ही क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। इसमें केंद्र हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकता है, आके बोलेगा नहीं कि आप क्यों बना रहे हैं। उसके बाद संवर्ती सूची में ऐसा होता है मेरे भाई कि इन पे दोनों का अधिकार होता है, राज्य और केंद्र ये दोनों मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई, संवर्ती सूची में कानून को बनाते हैं। तो आप लोग याद रखिए
रखिएगा। तो ये 3 सूची है, सूची में बहुत सारे विषय होते हैं। राज्य सूची के अंदर 29 विषय है, ठीक है। वैसे संघ सूची के अंदर 100 विषय। तो वैसे करके आप इनके जो विषय हैं उनको डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों को जानोगे। अगला क्वेश्चन देखो कि अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरे भाई कटक में। कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में। कटक में मेरे भाई जो हुआ था खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। और कटक को मेरे भाई पता है क्या कहा जाता है? सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। अगर सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया पूछे कौन है मेरे भाई, तो ये कटक है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और एक कटक जो है मेरे भाई उड़ीसा का न्यायिक राजधानी भी है, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा का जो मेरे भाई हाई कोर्ट जो है ये कटक के अंदर ही है, भुवनेश्वर के अंदर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टोटल 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिए। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग इसका PDF और जो भी चीज़ चाहिए तो ये सब चीज़ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। जाकर फटाफट अभी तक ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर जाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्यारा कमेंट करो, ठीक है। बाकी मिलते दोस्तों को न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।